Good morning students. Today I teach you about the reproduction. अब देखिए बच्चे, आज से हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में है हाउ डू द ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर बात आई है कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो इस सबसे पहले आपको मैं ऑर्गेनिज्म ही बता रही हूँ कि ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, बॉडी के अंदर क्या है, जब छोटी छोटी सेल्स इस तरीके से कलेक्ट हुई, आप लोगों की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट कैसे हुई है, जब छोटी छोटी ब्लड में छोटी छोटी सारी सेल्स आपस में कलेक्ट हुई हैं तब हुई है। तो देखो, जब छोटी छोटी सेल्स सारी कलेक्ट हुई तब उनसे क्या चीज़ तैयार हुआ है, टिश्यू तैयार हुआ है। ठीक है, ये एक ही तरीके की सेल है। ठीक है, ये सारी एक तरीके की सेल है जिनसे एक टिश्यू तैयार हुआ है। टिश्यू इन द सेंस अगर आप बोलना चाहो तो एक मांस का टुकड़ा तैयार हो गया। जब टिश्यू आपस में कलेक्ट हुए तो उनसे क्या चीज़ बन गई है, एक ऑर्गन तैयार हो गया है। आप लोगों की बॉडी में फॉर्मेशन ऐसे ही हुई है। इसी तरीके से आपका बॉडी में मतलब सबसे पहले जब आपकी फॉर्मेशन हुई थी तो सबसे पहले क्या चीज़ तैयार हुई होगी, आपका हार्ट तैयार हुआ है। पहले एक ऑर्गन तैयार होता है भाई। जब तक हमारा मान लो अगर आपका हार्ट ही तैयार नहीं है तो आपका क्या सर्कुलेटरी सिस्टम तैयार हो जाएगा, नहीं होगा। तो पहले ऑर्गन का बनना जरूरी है, देन ऑर्गन सिस्टम तैयार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना, आपका एक ऑर्गन बना। ऑर्गन से फिर किस चीज़ की फॉर्मेशन होएगी, ऑर्गन सिस्टम की होएगी। ठीक है, अब देखो इसी को मैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ ऑर्गन को। जैसे मान लो अगर आपके पहले ऑर्गन क्या तैयार होएगा, किडनी होएगी। भाई किडनी तैयार होएगी तो उसी के बेस पे तो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम तैयार होगा। ठीक है, तो पहले ऑर्गन बनेगा एंड देन आपका ऑर्गन सिस्टम तैयार होएगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर आपकी। ठीक, अब देखो पहले हमने सेल्स बताई मैंने आपको कि पहले जब छोटी छोटी सेल्स आपस में कलेक्ट हुई तो उन्होंने क्या चीज़ बनाया है, टिश्यू बनाया है। टिश्यू से फिर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम की होगी। अब देखो हमारे देखो ऑर्गन बन चुके हैं, पूरा सिस्टम तैयार हो गया। अब तो पूरा ऑर्गेनिज्म रेडी है ना, तैयार होने के लिए। तो अब इससे पूरा क्या बन जाएगा, आपका एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पूछा कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो ये होता है आपका ऑर्गेनिज्म। जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि आप लोग, अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि आप क्या हो, मैं क्या हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक ऑर्गेनिज्म हूँ। आप क्या हो, एक ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर जब बोला जाता है तो आप सब लोग क्या हो, एक ऑर्गेनिज्म हो। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्लियर हुई बिल्कुल। ठीक है, अब देखो आगे। अब आगे हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर तो आपको बता दिया कि ऑर्गेनिज्म क्या है। तो देखो अब है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, तो देखो रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम आप लोगों को डिफाइन करें तो रिप्रोडक्शन क्या है बच्चे, एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, देखो मैंने बोला कि ये एक तरीके का क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ना फिजिकल बोला ना केमिकल बोला, क्योंकि देखो बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि देखो फीमेल की बॉडी में क्या चीज़ है, एग है। ठीक है, मेल क्या है, मेल का स्पर्म है। ये दोनों आपस में किस तरीके से फर्टिलाइज कर रहे हैं बॉडी के अंदर जा कर के, ये चीज़ आप लोगों को बाहर तो नहीं दिख रही ना कहीं पर भी। ठीक है, और ये फर्टिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया, तब जा कर के एक जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। ये सब चीज़ आप बाहर से नहीं देख सकते। तो दैट मीन्स रिप्रोडक्शन क्या है, ये एक तरीके का क्या है बच्चे, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये चीज़ याद रखना। तो क्या बोला मैंने, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म क्या काम कर रहा होता है, जो ऑर्गेनिज्म है गिव राइज टू द यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। इसका मतलब क्या है, अपने ही जैसे यंग वन को बर्थ देना। दैट प्रोसेस इज नॉन एज द रिप्रोडक्शन। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, उसको हमने क्या बोला, रिप्रोडक्शन। देखो मैंने क्या बोला कि रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है। रिप्रोडक्शन क्या है बच्चे, एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस बोला मैंने। ठीक है, रिप्रोडक्शन को क्या बोला है मैंने, एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस बोला है। ठीक, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि ये इसमें क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है ना, एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वन को जब बर्थ देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है कि इंसान का बच्चा इंसान ही पैदा होएगा। ठीक है, ऐसा नहीं अपने ही जैसा यंग वन। मैंने क्या डेफिनेशन में, देखो वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो, गिव राइज टू द यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, अपने ही जैसा मतलब अगर इंसान है तो इंसान का बच्चा कैसा होगा, इंसान जैसा। डॉगी है तो डॉगी का बच्चा कैसा होगा, डॉगी जैसा।
कैट है तो कैट का बच्चा कैसा होगा, कैट जैसा। ऐसा नहीं है कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं और हमारे डॉगी का बच्चा होगा, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म गिव राइज करता है किसको, यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि देखो आगे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि रिप्रोडक्शन के बारे में, तो यहाँ देखो सबसे पहले कि वाई द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। ठीक है, कि वाई द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, कि भाई क्या ज़रूरत है रिप्रोडक्शन की। ये तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया रिप्रोडक्शन। तो अब तक हमने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ लिया है कि सबसे पहले बात ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फिर हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो अब कि वाई द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, ज़रूरत ही क्या है भाई रिप्रोडक्शन की। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बच्चे रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, तो आपके बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे, है ना, आंसर्स आएंगे इसके। तो मेन क्या है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है। तो रिप्रोडक्शन सबसे पहली बात है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ के लिए है। देखो क्या बोला है मैंने कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ ऑन अर्थ के ऊपर। इसका मतलब क्या है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ का मतलब, तो देखो अब देखो हम लोग हैं, मान लो एक एग्जाम्पल ले लो कि मानो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे परदादा हैं जैसे, तो हमारे परदादा हैं, उन्होंने क्या सोचा कि उनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़े, है ना। तो हमारे क्या आए, दादाजी आए। फिर जब दादाजी की जनरेशन आगे बढ़ी तो कौन आया, हमारे फादर आए। फादर की जनरेशन आगे बढ़ी तो कौन आया, हम लोग आए। तो ये क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ हो रही है, क्योंकि बच्चे हर स्पीसीज़ है, हम इस कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ का मतलब क्या है, हमारी स्पीसीज़ क्या है, हम क्या है, एक ह्यूमन बींग्स है ना। तो भाई हर कोई चाहता है, एक नॉर्मल भाषा में बोले तो हर कोई चाहता है कि उसकी पीढ़ी आगे इस धरती पर बहुत सालों तक रहे, हर कोई चाहता है। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो देखो यहाँ लाइन भी लिखी है कि रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। तो इसके लिए क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है बच्चे, बहुत ज़रूरी है अर्थ के ऊपर। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें, अब देखो बच्चे जैसे मैंने आपको अभी डिफाइन किया कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्यों ज़रूरी है अर्थ के ऊपर, सर्वाइवल और स्पीसीज़ के लिए। तो इस चीज़ का मीनिंग आप लोगों को क्लियर हुआ कि सर्वाइवल का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो अब हम इस चैप्टर में आगे मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन सबसे पहले बच्चे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम पहले क्लियर करेंगे। अब देखो कि इसमें क्या चीज़ है, देखो छोटी छोटी कुछ टर्म्स हैं उनको मैं बता दूँ आपको पहले क्या है वो। ठीक है, तो देखो कि जैसे हमने यहाँ पर बात करी रिप्रोडक्शन की, तो देखो तो छोटी छोटी टर्म्स आती हैं कि डीएनए क्या है ना, डीएनए क्या है, और डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखो एक चीज़, देखो मैं आपको बताऊँ, ये जैसे कि क्या है, सेल है। ठीक है, सेल है, सेल के अंदर यहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। आपको पता है जिस भी सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस नहीं होगा वो सेल डिवाइड नहीं करेगा, ये बात आपको पता है, अच्छे से मैंने बताई हुई है कि जिस भी सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब सेल है उसके अंदर अगर न्यूक्लियस नहीं है तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है बच्चे, ब्रेन ऑफ दी सेल भी बोला जाता है। अब आप लोग खुद बताओ, अगर हमारी बॉडी में ब्रेन ही नहीं होगा हमें पता चलेगा। अब मैं मानो आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको क्या पता मैं क्या पढ़ा रही हूँ, आपको कुछ भी सही गलत, है ना, आपको कुछ दर्द भी, कुछ किसी चीज़ का कोई सेंसेशन नहीं, कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है कि अब देखो ये समझ में आया, तो सेल में न्यूक्लियस का होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखिए आगे, तो सबसे पहले छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको मैं एक बार बता दूं आपको, जैसे कि क्या है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अब देखो आपने न्यूक्लियस के अंदर हमेशा इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा हुआ है। ठीक है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये सब क्या होता है, ये क्रोमेटिन होते हैं, ये क्या होते हैं, क्रोमेटिन होते हैं। अब इन टर्म्स को ध्यान रखना छोटी छोटी को, ये क्या होता है, क्रोमेटिन होते हैं। अब क्रोमेटिन का मतलब यहाँ पर वो क्या चीज़ कहना चाह रहा है, देखो जब तक सेल डिवाइडिंग स्टेट में नहीं है, ठीक है, तब तक, जब तक ये देखो धागे जैसे यहाँ पे है ना, तो ये क्या इंटेंगल्ड फॉर्म है। ठीक है, इंटेंगल मतलब अनसुलझी हुई फॉर्म। जैसे मान लो आपके पास धागा है, आप लोग पतंग उड़ाते हो, जो मांझा होता है, ठीक है, अगर वो अच्छे से आपने कॉइल करके नहीं रखा हुआ है तो सारे मतलब कैसे हो जाएंगे, आपस में उलझ जाएंगे। तो उलझी हुई जो फॉर्म है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं।
ठीक है। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है, यही अनसुलझी हुई फॉर्म है जो मतलब सुलझ नहीं रहे ना, सारे आपस में फंसे हुए हैं, ये क्या होते हैं सीधे सीधे थ्रेड बन जाते हैं। और ये सीधे सीधे जो थ्रेड बनते हैं, है ना, रोड लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधे सीधे, तब हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। तब हम लोग इसको क्या बोला, क्रोमोसोम बोला, ठीक है। अब देखो, अब मेरा यहाँ पर मैंने बताया आपको क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या चीज़ से मिलकर के बने होते हैं। आपने अभी तक इस तरीके से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा है। तो क्रोमोसोम क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, डीएनए से मिलकर बना है। और किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर के बना है। और स्पेशली कौन सी प्रोटीन, ये चीज़ याद रखना है, कौन सी प्रोटीन है आपकी, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन भी कौन सी है, हिस्टोन है। अब आ गया डीएनए। अब आप लोगों, अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सारे वर्ड्स बार बार मतलब चैप्टर में आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, तो पहले आपको बेसिक तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब देखो डीएनए, हाँ, अब हम लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स का डीएनए हमारे अंदर आया, तो भाई उस डीएनए के अंदर ऐसा आया क्या, है ना, क्वेश्चन तो ये है। तो डीएनए में ऐसा क्या था जो हमारे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से मतलब सारे आगे आज तक हम लोगों के अंदर वो चीज़ आती जा रही है। तो डीएनए में ऐसा क्या था, तो डीएनए में ऐसा क्या था बच्चे, डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। तो कई बार आपने डायलॉग सुना होगा ना कि हमारे तो ब्लड में ही वो जीन्स है ना, तो ब्लड में ही जीन्स है कि हम ऐसा करेंगे। तो वो जीन्स हैं क्या, वो आपके पेरेंट्स से आप लोगों के पास आ रहे होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो देखो, अभी देखो, अब हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं। अब देखो हम क्या है, हमारे पास क्या है, 46 क्रोमोसोम है। हमारी बॉडी में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है कि 23 आपको फादर से मिले हैं, 23 आपको मदर से मिले हुए हैं, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका जन्म हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 46 क्रोमोसोम हो गए, पेयर हो गए ना, देखो 23 और 23, तो कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए, ठीक। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो क्या है, मैंने क्या बताया, अब आपको इतना पता चल गया कि जो क्रोमोसोम है वो क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, डीएनए से, और किससे, प्रोटीन से। और कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए के पास ऐसा क्या है, तो डीएनए के पास क्या है, फंक्शनल यूनिट जीन्स होते हैं, जो कि जीन्स क्या होते हैं, जो हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। क्या मतलब है इसका, कि देखो, अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जो, कुछ तो ऐसे होंगे जिनका फेस मतलब बिल्कुल सेम नहीं होता कभी भी, कोई अपनी मम्मी जैसा दिखता है, कोई अपने पापा जैसा दिखता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो जीन्स है, मतलब जब आपका बर्थ हुआ तो आपके अंदर किस चीज़ के, मतलब जीन्स दोनों के हैं, मम्मी के भी है पापा के, बस फर्क कितना होता है कि डोमिनेंट कौन हो गया है ना। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, अब आपको मैंने एक वर्ड बोला यहाँ पर, क्या बोला मैंने, डोमिनेंट। तो डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया, दो वर्ड होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। हर वर्ड का मीनिंग है, ठीक है। देखो, जो अपने करेक्टर को ज़्यादा एक्सप्रेस कर दे उसको डोमिनेंट बोलते हैं, और जो कम कर पाता है उसको रिसेसिव बोलते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल देखो, हमारे अंदर आए तो दोनों पेरेंट्स के जीन्स हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखो, किसी किसी घर में क्या होता है, मम्मी डोमिनेंट होती है, मतलब कि क्या होता है कि घर में मम्मी डांटती है ना, मम्मी खूब चलती है, लेकिन कभी, और पापा नॉर्मली शांत रहते हैं। लेकिन जब कभी पापा को गुस्सा आता है तो क्या होता है, मम्मी क्या हो जाती है, शांत हो जाती है ना, मतलब मम्मी उस टाइम पर रिसेसिव होगी, बोलती नहीं है, क्योंकि अगर दोनों ही डोमिनेंट हो गए तो क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी ना। तो इससे बेटर है एक डोमिनेंट रहता है, एक रिसेसिव। तो वही वाली बात है, मान लो आप अपने फादर के ऊपर ज़्यादा, मतलब आपका फेस है मैच करता है, आपकी आईज़ मैच कर रही है, दैट मीन्स वो जीन आपके अंदर ज़्यादा डोमिनेंट है। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये इतनी बात क्लियर हुई सबको। तो ये चीज़ होती है डोमिनेंट, और ये होता है आपका रिसेसिव, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बिल्कुल, क्या होते हैं, ठीक है, ठीक। तो अब देखो, यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब देखो, इसके बाद क्या है, अब एक टर्म आती है वेरिएशन, ठीक है। अब क्या है, एक टर्म आती है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या चीज़ है, देखो, वेरिएशन का मतलब यहाँ पर किस चीज़ के लिए, पहले पढ़ लेते हैं, देखो डिफाइन कर लेते हैं फिर बताते हैं। वेरिएशन मे बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द डीएनए कॉपिंग, दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन। देखो, वेरिएशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ठीक है,
अब देखो वेरिएशन की बात करी यहाँ पर कि वेरिएशन क्या चीज़ है, तो देखो वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, हम लोग जब भी मैरिज वगैरह करते हैं, है ना, आप लोग नॉर्मल अपने उसमें देखो तो अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछना कि हम लोग क्या, अब जैसे मान लो कि आप लोग क्या हो, यादव हो, तो यादव कम्युनिटी में ही शादी होएगी। बट एक नॉर्मल आप लोग देखते हो गोत्र वगैरह होते हैं, गोत्र जानते हो, तो उसमें क्या होता है, हमेशा क्या किया जाता है, अपने घर में मम्मी पापा से पूछना, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपकी मम्मी का, आपके पापा का, आपकी दादी का, इन सब के गोत्र को देखा जाता है, देन तब शादी की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम आसपास की जनरेशन में ही क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं 3 से 4 जनरेशन में, है ना, तो इसके वजह से क्या चीज़ आ जाती है, इसके वजह से क्या चीज़ आ जाती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है, मैंने बोला इसका मतलब क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है। देखो क्या होता है कि मान लो कि जैसे मानो मैं हूँ, है ना, और मेरा भाई है, ये तो हो गया, और मानो मेरे चाचा का लड़का है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। अब मान लो हम, मेरी मैरिज है जो, वो किससे हो गई, मेरे चाचा के लड़के से हो गई। तो आप एक बात बताओ, कोई नया वेरिएशन तो आया नहीं, क्योंकि जो चाचा का भी लड़का है, तो चाचा भी किसके मतलब प्रोडक्ट हैं, दादाजी के ही तो हैं, ठीक है, तो कुछ नया वेरिएशन तो नहीं आया। चलो इस जनरेशन में कोई दिक्कत नहीं आई। इसी तरीके से कंटिन्यू अगर हम 3-4 पीढ़ियों तक ऐसे करते रहते हैं, तो जो 4th जनरेशन आएगी, जनरेशन मतलब पीढ़ी हो गई, 4th आएगी, तो वो जो कपल होगा, है ना, उसमें जो भी होगा, मान लो, तो उसमें मान लो मैं हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को आगे कभी भी क्या होगा, कभी कोई बेबी नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 4th जनरेशन तक आते आते मतलब कोई नया वेरिएशन तो आया नहीं, उसी जनरेशन में मतलब उसी परिवार में मेटिंग होती रही, तो कुछ नई चीज़ तो आई नहीं। तो अब मैं हूँ, मैं एक इंसान तो हूँ, बट ना मैं आगे अब कोई जनरेशन नहीं प्रोड्यूस कर सकती, क्योंकि मेरे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो भी ठीक है, बट एक नया वेरिएशन नहीं आया। तो क्या हो गया, ना मुझे बेबी हुआ, ना मेरे हस्बैंड को हुआ। तो अब हम क्या हो गए, अब हम किसी काम के रहे नहीं रहे, इनफर्टाइल कपल्स बन गए हम लोग, है ना, इनफर्टाइल कपल्स बन गए, आगे बेबी कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो अब सोच के देखो, एक ही जनरेशन में कंटिन्यू ऐसा रहा, होता रहा, तो अब 4th जनरेशन लगा लो, हम है, हमारे बेबी नहीं हुआ, तो अब ये क्या होगी, जनरेशन यहीं की यहीं स्टॉप होगी ना। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमेशा मतलब एक नया वेरिएशन होना चाहिए, है ना। इसीलिए हम लोग देखते हैं गोत वगैरह मैच करते हैं कि मैच तो नहीं कर रहे हैं, तब हम जा करके अलग उस दूसरी जगह पे शादी करते हैं, है ना। तो वो चीज़ होती है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, कोई नया जीन आना, ठीक है, कोई नया जीन आएगा तभी तो नया जो जाइगोट बनेगा, नया जो बच्चा बनेगा, उसमें कुछ नई चीज़ होएगी, ठीक है, तो वो चीज़ होती है वेरिएशन। इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है, तो इसको हमने क्या चीज़ बोला है, वेरिएशन बोला है, ठीक है। अब आगे देखो, देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई हुई है, आप लोग यहाँ से डेफिनेशन वगैरह है जो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, वो क्या किया हुआ है, ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कोपिंग, ठीक, प्रोसेस ऑफ कोपिंग द डीएनए विल हैव द सम वेरिएशन ईच देम। देखो वेरिएशन अब आ गया ना, वेरिएशन का मीनिंग समझ में आ गया, ये जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इस धरती पर सर्वाइव करने के लिए एक वेरिएशन होना जरूरी है, ठीक है, चेंजमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक, तो वो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो देखो दिस इनहिबिट द टेंडेंसी फॉर वेरिएशन, ठीक है, बेसिस फॉर इवोल्यूशन, इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा वो स्पीसीज उतनी ही ज़्यादा धरती पर सर्वाइव कर पाएगी। नेचर भी बच्चे उसी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जो उसके अकॉर्डिंग चलता है। अगर हम नेचर के अगेंस्ट चलेंगे तो हमें ख़त्म ही होना है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, नेचर, अभी हम लोग चाहे कितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन नेचर से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। अभी आप लोगों ने देखा कि क्या हो रहा था कि धरती के ऊपर पॉपुलेशन देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया ना, तो नेचर को तो बैलेंस करना था। अब उसमें क्या था कि कोरोना वायरस एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो अब देखो नेचर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अगर नेचर नहीं चाहती तो ये नहीं फैलता, ठीक है। अब ये लगा लो एक छोटी सी जगह, चाइना, एक नॉर्मल एक जगह से लैब से स्टार्ट हुई चाइना से, ठीक है, चाहता तो ये चीज़ वहीं रुक सकती थी, नहीं ना, लेकिन नेचर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। क्यों किया? तो क्योंकि एक लेवल बनाना था पॉपुलेशन का पूरे का, ठीक है। कैसे बनाया? अब देखो आपने सुना होगा कि एयर के थ्रू फैला, तो एयर क्या है, नेचर का ही तो पार्ट है। अगर नहीं चाहता तो, अगर नेचर नहीं चाहती तो ये नहीं फैलता। तो अगर नेचर को बैलेंसिंग करनी है ना,
तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर किसी स्पीसीज, अगर हम नॉर्मल जो प्रोसीजर है इसको फॉलो करेंगे तो हमारी जो जनरेशन है काफ़ी टाइम तक इस धरती पर सर्वाइव करेगी। लेकिन हम कंटिन्यू एक ही जगह पर एक ही जनरेशन में मेटिंग करते रहेंगे तो वो स्पीसीज एक टाइम के बाद ख़त्म है। तो वो चीज़ थी सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज़ के बारे में। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये आज बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं बच्चे, जो अच्छे से आप लोग कर लेना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक, अब देखो यहाँ तक का आपका एकदम डाउट क्लियर है। अब हम आगे देखो, अब हम लोग आगे करते हैं किस चीज़ के बारे में। देखो मैंने आज आपको किस किस चीज़ के बारे में बता दिया, ऑर्गेनिज्म क्या होता है। और एक बात और बच्चे, वीडियो में मैं जो बोल रही हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उसके ऊपर आप लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करो कि मैम आपको क्या एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, तो देखो आज मैंने आपको चैप्टर में किन किन चीज़ों के बारे में बताया है कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में डिफाइन किया है ना। फिर अब मैंने आपको रिप्रोडक्शन बताया है, रिप्रोडक्शन में क्यों ज़रूरी है तो वो आपको पता होना चाहिए। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ का मतलब पूरा डिफाइन कर दिया मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद कि आगे हम लोगों को करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि क्रोमेटिन क्या होते हैं। क्रोमेटिन जब सेल डिवाइड करता है तो क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम क्या चीज़ से मिलके बना हुआ है ना, क्या जीन्स होते हैं, डीएनए क्या होता है, इन सब छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैंने आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, वेरिएशन क्यों ज़रूरी है, तो आज ये बेसिक मैंने आपको पूरा बता दिया है। कल की क्लास में हम लोग क्या चीज़ करेंगे कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हैं, है ना, कितने तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। तो 2 तरीके का होता है, वो सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का आज आप लोग सब लोग पढ़कर अच्छे से रखना। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, बिल्कुल अच्छे से बच्चे यहाँ तक करना। ओके, ठीक है, तो थैंक यू।